करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस और एक्सेप्शंस, और अगर थोड़ा टाइम मिला तो हम उसके बाद फॉर्म्स वगैरह भी थोड़े से देख लेंगे। ठीक है। हमें पता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कहाँ से जाया जाता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। AOT के अंदर क्लासेस का एक नोड है जिसके अंदर सारी की सारी क्लासेस हमारे पास विजिबल होती हैं जो भी एक्स में है। ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई मॉडिफाइड क्लास होगी या नई क्लास होगी तो वो बोल्ड में होगी, और अगर वो बोल्ड में नहीं है तो इट मीन्स कि वो करंट आपकी जो कह लें कि लेयर के अंदर वो कस्टमाइज नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्लासेस के कुछ पार्ट्स होते हैं। कोई और क्लास खोलते हैं जिसमें ज़रा ज़्यादा मेथड्स हैं। ठीक है। क्लासेस का एक मेथड जो हर क्लास में होता है वो है क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है। इस क्लास डिक्लेरेशन में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनका स्कोप पूरी क्लास के लिए होगा। ठीक है। और उसके नीचे जितनी भी ये लिस्ट होगी मेथड्स की, वो सारे के सारे नीड बेस के ऊपर मेथड्स होंगे कि जो भी आपको काम करना है, जो भी आपका सिनेरियो है उस हिसाब से आप जितने भी इसमें बनाना चाहें मेथड्स बना सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास कोई भी मेथड स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसका एक्सेस मॉडिफायर देते हैं। ठीक है। देन रिटर्न हम बताते हैं रिटर्न टाइप क्या है, और उसके मेथड का नाम हम लोग बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि फ़र्स्ट जो लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा और बाकी आपके जो ना वो कैपिटल होंगे हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर। ठीक है। देन हमारे पास जो है वो इस मेथड के स्कोप में हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से डायरेक्ट हम लोग कर दें, अदरवाइज़ हम लोग कोई टेबल से कर दें या किसी EDT से कर दें। ठीक है। बेस्ड ऑन आवर नीड्स। ठीक है। कुछ हमारे पास जो है वो ठीक है, इनको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्लासेस में जो है वो सबसे पहले इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है? मुझे बताएगा क्या होता है? पेरेंट पेरेंट क्लास की तमाम चीज़ें हम चाइल्ड क्लास में भी असेस कर सकते हैं, तो हमें बार बार सेम ही कोड के लिए लिखना पड़ता है रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है। अच्छा, क्लासेस के अंदर हम लोग एक्सटेंड किस तरह करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स ओपन दिस वन। ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये इसको आप कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास एक क्लास है जो कि एक्सटेंड हुई हुई है किससे? फॉर्म लेटर सर्विस कंट्रोलर से। ठीक है। अब ये है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी मेथड को जो कि ऑलरेडी हमारे पास जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। वो सारी के सारे वेरिएबल्स जो कि डिक्लेयर होंगे वो इस क्लास में भी एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। प्लस जो भी मेथड वहाँ लिखा गया है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर तो वो पब्लिक है तो इट मीन्स कि ओपनली वो कहीं से भी कॉल हो सकता है। प्लस हमारे पास अगर प्रोटेक्टेड है तो मीन्स कि इनहेरिटेड क्लासेस से कॉल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है, वो से कुछ स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं। सही, ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है। ठीक है। स्टैटिक मेथड का आइडिया है। ठीक है।
क्लास से बिलोंग करता है, उसके ऑब्जेक्ट से नहीं होता, बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी हम उसको यूज़ कर सकते वो डायरेक्ट क्लास के नाम से हम लोग उसको कॉल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये भी है कि स्टैटिक है तो उसके अंदर जो आपने लॉजिक लिखी है वो भी स्टैटिक ही उसको प्ले करना चाहिए। डायनेमिक इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स वगैरह ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा एक और क्लास होती है, वो है मेन की क्लास, ठीक है। अब ये मेन की क्लास किस वक्त यूज़ होती है? मेन की क्लास उस वक्त यूज़ होती है जब हमारे पास कोई मेन्यू हो जिससे हमने किसी क्लास को इन्वोक करना हो, तब ये मेन की जो है क्लास वो मेथड यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमने मेन का मेथड नहीं बनाया हुआ तो वो कोई मसला नहीं है, वो कोई एरर नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। बट जब हम इसको मेन्यू में अटैच करने लगेंगे तो वो रिक्वायर करेगा कि मेन का मेन्यू हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मेन्यू एक्शन के ऊपर अगर क्लास है तो वो मेन का मेथड ढूंढता है क्लास के अंदर, उसको कॉल देता है सबसे पहले, ठीक है। मेन्यू के अलावा कॉल देंगे, मेन्यू के अलावा तो आप क्लास को उसका इंस्टेंस बनाएं और उसको जो है ना वो ऑब्जेक्ट बनाएं और उसका आप यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। पब्लिक मेथड्स को आप वैसे ही कॉल कर सकते हैं, और स्टैटिक को भी आप डबल कॉर्नर करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्लास है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें ये सुपर का हमें पता है, सुपर क्या होता है? कोई और? पेरेंट का कोई भी आपने फंक्शन कॉल करना हो या उसकी किसी भी वेरिएबल को भी एक्सेस करना हो तो जो कि नीचे भी मौजूद हो, हमारी क्लास में भी है, तो हम उसको सुपर के थ्रू करेंगे तो वो पेरेंट क्लास का वो फंक्शन जो होगा जो बेस क्लास का कोड कॉल करने के लिए सुपर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, चलें क्लास हम क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, क्लास का नाम चेंज करेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका नाम चेंज करने का, ठीक है। एक और तरीका भी है, हम इसको चेंज करके कंपाइल कर देंगे। तो ये नाम चेंज होगा, दो तरीके नाम चेंज करने का, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्लास डिक्लेरेशन का मेथड होता है, यहाँ पर हम लोग अपनी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की कोई ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? लेट्स से हमारे पास मेथड ठीक है, यूज़ str के नाम से मैंने बना दिया, इसको पब्लिक कर देते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने कोई एरर नहीं दिया। इट मीन्स के वो स्कोप जो हमने डिस्कस किया था वाकई इस तरह है कि हम जब डिक्लेरेशन के अंदर कॉल एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर ऑल द मेथड्स वो अवेलेबल हो जाता है। अब क्लास डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं, वो वाला मेथड ओपन करते हैं तो ऊपर नाम तो लेकिन वो क्लास का लिखा आ रहा होता है, क्लास डिक्लेरेशन नहीं लिखा आ रहा। हाँ बिल्कुल सही। ऊपर बेसिकली ये क्लास लेवल पे आप कोई भी डिक्लेरेशन वगैरह आपने करनी है, चाहे वो आप किसी भी टाइप की हो, वो आप मैप्स हों, टेबल्स हों, उनके बफर बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी ईडीटी की आपने जो वेरिएबल बनाना है तो वो यहाँ पे ये क्लास लेवल पे
आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया कि क्लास डिक्लेरेशन का ये मेथड है, बट इट इज़ एसोसिएटेड टू क्लास डायरेक्टली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक हम लोग यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, let's say कि इसका नाम हमने ये रख दिया लोकल। ठीक है, लेट्स ट्राई टू असाइन। ठीक है, तो उस पर एरर दे रहा है क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो सिर्फ इसी मेथड तक है। ठीक है, क्वेश्चन। क्लास डिक्लेरेशन के अंदर हम कोई और कोड लिख सकते हैं कि जस्ट डिक्लेरेशन ही कर सकते हैं? सिर्फ डिक्लेरेशन ही कर सकते हैं, उसमें आप दूसरा कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमारे पास ये दो मेथड हैं। जैसे कि हम रिटर्न करवा देते हैं। इसका हम एक डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमने किसी मेथड को पैरामीटर देना है तो सिंपली उसकी टाइप होगी और पैरामीटर होगा। और अगर हमने कोई ये टाइप की जगह हम लोग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एक्सटेंडेड डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप का भी हमने फॉरवर्ड करना है, जो भी पैरामीटर है वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वो पास भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमने कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट करनी है तो हम उसको यूँ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जब मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी तो इट मीन्स के अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो वो कंसीडर होगा जो कि यहाँ पर मैंने असाइन की है, और अगर उसकी कोई वैल्यू होगी तो वो एज इट इज़ पास ऑन हो जाएगी मेथड में नीचे। रिटर्न टाइप देनी थी। ठीक है, अब ये एक क्लास हो गई हमारे पास। अब हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं किसी और क्लास के साथ। लेट्स क्रिएट एक चाइल्ड क्लास हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या एक्सटेंड करने का, एक्सटेंड्स कौन सी क्लास है हमारे पास, सेशन 6 1 2 3। ठीक है, तो ये क्लास इसके साथ इनहेरिटेड है। अब हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं कुछ मेथड जो कि हमने बना रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो
चाइल्ड क्लास मेथड ये मेरे जहन में आ रहा था। तो अब हमने वहाँ पर क्लास लेवल पे कौन सी चीज़ें डिफ़ाइन की थी? एक तो स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया था। स्ट्रिंग को देखते हैं कि हमारे पास एक्सेसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि ये इसकी पेरेंट क्लास से इनहेरिटेड है। प्राइवेट नहीं है स्ट्रिंग वहाँ पे? कौन पे? स्ट्रिंग पेरेंट क्लास में प्राइवेट नहीं है? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक बना रहा होता है। ये हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल होंगे ना, ये इस क्लास के लिए पब्लिक होंगे और जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी उसके लिए भी पब्लिक होंगे। ठीक है, तो स्कोप इस तरह इसका चेंज होता है कि जब हम एक ही क्लास यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो जितने भी वेरिएबल्स हमने क्लास डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किए हैं उनका स्कोप होगा जो क्लास जिस क्लास में ये वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। बट एज सुन एज क्या हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं किसी और क्लास के साथ, तो वो स्कोप में इजाफा हो जाता है, वो क्लास भी उसके स्कोप में इंक्लूडेड हो जाती है। तो वैसे इनके मतलब इसका बेसिकली स्कोप हुआ क्या? मतलब प्राइवेट इसका एसएस मॉडिफायर है या पब्लिक है? क्योंकि अगर पब्लिक है तो फिर तो ये किसी जॉब से भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, और अगर प्राइवेट है तो फिर ये दूसरी क्लास में भी नहीं होना ये तो वेरिएबल्स है ना, जब हम वहाँ पे भी कोई क्लास बना के डॉट करके उसका ये हम डायरेक्टली वेरिएबल्स एक्सेस कर लेते हैं। जॉब में भी हो जाएगी। सेटल नहीं ना बनाते हैं हम। नहीं, जॉब से क्या मतलब है? जॉब में भी हो जाएगा। जॉब से मैं कोई डॉट इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डॉट करके कोई मेथड करता हूँ जो पब्लिक मेथड है, वो कॉल हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं इस वेरिएबल का नाम दूंगा तो ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा जॉब से। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखें ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस की है और हमारे पास ये वेरिएबल अवेलेबल है। लेट्स मेक दिस वन, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास नाउ जब हमने उसको एक्सटेंड कर लिया है तो हमारे पास जो है वो दिस करके हम कॉल करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे मेथड अवेलेबल होंगे जो कि हमारे पेरेंट में और जो हमारे पास इस करंट क्लास के अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास जो पेरेंट के अंदर जो पब्लिक मेथड था वो था यूज़ str। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग जो मेथड बनाया हुआ है चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर एक्सेसिबल हैं दिस के साथ। एज सुन एज कि हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। अब क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये इसकी जो डेफिनेशन आई है इस मेथड की, उसमें जो पैरामीटर है इस पर ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास कैपिटल ब्रैकेट में है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई चीज़ कैपिटल ब्रैकेट में आ रही हो यहाँ पर पैरामीटर्स में, तो इट मीन्स कि वो ऑप्शनल है। ठीक है, अगर हम इसको से कि मैंने ये कर दिया, नाउ हमारे पास ये एक पैरामीटर ऑप्शनल है और एक पैरामीटर उसने लाजमी पास करना है। ठीक है, तो जो हमने किया तो वो कह रहा है कि ये वाला पैरामीटर दे दें बट रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। ठीक है, तो ये इस तरह चल रहा होता है। अब इसको ऑप्शनल मीन्स हम इसको ABD करके इसको मैंने एक स्ट्रिंग पास किया और इसको जब मैं कंपाइल करूँगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड पैरामीटर उसको पास करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमारी सिनेरियो की नीड ऐसी है कि हमने उसको पास करना है तो यू कैन सेम टाइम आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
है ना ऑप्शनल और दूसरा रिक्वायर्ड होता है। उसको अरेंज कर लेना उस तरह। सिंटैक्स वाला आ जाएगा। ठीक है, ओके। अदर लैंग्वेजेस में हमारे पास जो पैरामीटर बेस के ऊपर एक चीज़ होती थी, उसका क्या नाम था कि हम सेम मेथड यूज़ करते थे, पैरामीटर डिफरेंट कर देते थे, ओवरलोड। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग नहीं होती। यहाँ पर ये ऑप्शनल जो पैरामीटर है ना, यहाँ पर ये होता है और इसके अंदर फिर वो डेफिनेशन चेंज हो जाती है आप जितने ही पैरामीटर्स को देना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होती, ओवरराइडिंग होती है। आप सेम मेथड को यहाँ पर भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में। लेट्स से कि हमने यूज़ str को मैसेज भी तो पढ़े ना, वो मैसेज क्या दे रहा है हर दफ़ा मैसेज वो चेंज कर रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं। स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया हमने, तो ये हमने इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो वो जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर इस तरह यूज़ होते हैं। एक तो पैरामीटर बेस के ऊपर जो हमारे पास चेंज करते हैं हम रन टाइम पे डेफिनेशन, वो वहाँ पे ऑप्शनल करके हम लोग कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है कि जो पेरेंट में मेथड डेफिनेशन है वही हम लोग उसको ओवरराइड कर सकते हैं जो चाइल्ड है उसके अंदर, ठीक है। ओवरलोडिंग का तो वैसे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। पैरामीटर्स तो हम ऑप्शनल वो तो देते हैं, वो पहले भी होता था। ओवरलोडिंग तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आपने इंटीजर्स लेने हैं एक फंक्शन, और एक आपका सम का फंक्शन है जो आपसे कोई रियल नंबर्स ले रहा है, तो वो उसके लिए होता था कि डिफरेंट हम करें। और ये वाला तो हम ऑप्शनल पैरामीटर्स के थ्रू नहीं ना कर सकते ये काम। तो कौन सा सम का फंक्शन हमने बनाना है, एक ऐसा सम का फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे पास टाइप्स कुछ ऐसी हैं जो कि हर तरह का डेटा होल्ड कर सकती हैं, ठीक है। वो इंटीजर भी होल्ड कर सकती हैं, वो स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कंटेनर्स हैं, ठीक है, कंटेनर्स वो डेटा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैप्स हैं, मैप्स वो डेटा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हैं, तो वो वाला पर्पस भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? अब अगर मैं इसको ये वाला मेथड कॉल करूँगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा? इसको मैं दूसरे मेथड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा मेथड कॉल होगा? इस क्लास का कॉल होगा या वो वाला कॉल होगा जो पेरेंट का चाइल्ड का कॉल होगा, ठीक है। ओके, मेन्यूज़ को हमने देखा था। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मेन कहाँ पर यूज़ होता है, हम देख लेते हैं कि जब हम क्लास अटैच करेंगे, अभी इन दोनों क्लासेस में कहीं पर भी मेन नहीं है। लेट्स से कि हम एक मेन्यू आइटम बनाना चाहते हैं। कौन सा मेन्यू आइटम बनाएंगे तीनों में से? और कोई? ठीक है, इसके लिए हम कैश ये एक्शन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एक्शन, कोई बताएगा?
मेथड एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास में हमने डेफिनेशन बताई थी। डिस्प्ले जो होता है फॉर्म्स के लिए होता है, आउटपुट जो होता है रिपोर्ट्स के लिए होता है, और एक्शन जो होता है वो क्लासेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक मेन्यू आइटम बनाते हैं। मेन्यू आइटम का नाम हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लेबल दे सकते हैं। अब ये जब मेन्यू आइटम हम बना रहे हैं तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं कहूँगा मुझे क्लास करनी है, और क्लास में लेट्स टाइप सेशन 6 चार्ट। ठीक है, क्लास उसको मिल रही है, बट एज सुन एज मैं एंटर करूँगा तो ये क्या कहेगा मुझे, क्लास डजंट हैव मेन और इज़ एब्स्ट्रैक्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज से हमें एक और चीज़ ही पता चली कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को भी हम लोग मेन्यू पर अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स मेक अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये हमने एक मेन का मेथड बना लिया। लेट्स ट्राई नाउ। ओके, ड्रॉप डाउन को यूज़ करने से बेहतर है कि आप जस्ट टाइप करें। तो वो इसमें ये भी चीज़ एक यूनिवर्सल है कि आप AOT में अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, जस्ट सेलेक्ट द नोड और उसको आप टाइप करना शुरू करें तो वो सिलेक्शन हो जाती है। इस तरह इसमें भी है, जितने भी ड्रॉप डाउन्स हैं आप जैसे ही टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, अब जब मैंने इसको ये वाली क्लास दी है तो इसने एक्सेप्ट कर लिया उसको। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कोई सिनेरियो ज़हन में आ रहे क्लास के हवाले से? इसके अंदर हम टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में एग्जांपल दें मुझे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग जैसे विशाल सम का फंक्शन बता रहे थे, तो जैसे हम 2 इंटीजर्स देते हैं तो उस जगह हम 2 स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग का बना देते हैं। मुझे याद नहीं। इसके अंदर पैरामीटर टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस तरह हमने ओवरलोडिंग का बताया था ना अभी, वो कि हमने इंटीजर्स के लिए, रियल के लिए, डिफरेंट के लिए, डबल के लिए अपना अलग अलग करना है। तो आप ऐसे करते हैं कि टेम्पलेट टी फॉर एग्जांपल आपने बना ली और डाटा टाइप्स की जगह पे आपको टी हर जगह पे लिख देंगे। जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो उसी जगह पर ही आप उसके अंदर जो भी वैल्यूज दे देंगे, आप इंटीजर्स दे देंगे तो वो टी को एज ए इंटीजर समझ लेगा। टी की जगह पर जो वैल्यू दे देंगे वही वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग देखते हैं। जेनेरिक वो बन जाएगा एक template। आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं? नहीं, टेम्पलेट से एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सिर्फ डाटा टाइप को बीच में से निकाल देते हैं ना, वो ओवरलोडिंग रन टाइम पे देते हैं। ओवरलोडिंग में तो कॉन्सेप्ट सिर्फ सिग्नेचर का है। सिग्नेचर सेम है तो ओवरलैपिंग सेम ही होगी। तो यहाँ पे तो सिग्नेचर चेंज हो ही नहीं रहा, तो ओवरलोडिंग कैसे होगी? ओवरलोडिंग से उसने सिर्फ रेलेवेंसी दी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम डाटा टाइप जो होती है ना किसी भी चीज़ की, पूरी क्लास लेवल पे, मेथड लेवल पे, रन टाइम के ऊपर देते हैं। जब ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं वहाँ पे इंट पास कर देंगे तो पूरी क्लास में इंट आ जाएगा, फ्लोट दे देंगे तो फ्लोट आ जाएगा। ये वो चीज़ है। यहाँ पर जो है ना वो टेम्पलेट्स यूज़ नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास कंटेनर होता है। ठीक है, और कंटेनर पे हम लोग बता सकते हैं ये जितनी वैल्यूज़ हम लोग देते जाएंगे कंटेनर में, ये ऑटोमेटिकली फिल करता रहता है उसको। आपको कोई साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, यू नीड टू नो कि अगर कितने इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो कंटेनर का एक लेंथ का फंक्शन है जो कि आपको लेंथ प्रोवाइड कर सकता है। देन यू कैन यूज़ दैट लेंथ एंड उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं।
कंटेनर में ऐड करने के लिए हमारे पास जस्ट हम लोग ठीक है, उसको जस्ट हम लोग ऐड करते जाएंगे जो भी वैल्यू हमने ऐड करनी है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह वैल्यूज़ इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको मैं रियल भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि आप अगर आप इस तरह करेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर मेंटेन कर रहा होगा। जो चीज़ पहले आई है उसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, और जिसका जो सेकंड आई है उसका सेकंड इंडेक्स रख लेगा, ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। बट आप इसमें जो है वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कर लिया, ये कन्वर्जन के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, डिलीशन का मेथड है, आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें आपको कंटेनर का नेम देना होगा, स्टार्टिंग को स्टार्ट देना होगा और नंबर देना होगा। इसी तरह बाकी भी आप जब आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो कौन फाइंड आपने फाइंड करनी है कोई वैल्यू। ठीक है, उसको फाइंड कर सकते हैं। कौन लेंथ, ठीक है, कौन इंस वो है जो कि उसके अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें आप बता भी सकते हैं किस पोजीशन पे आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप सिर्फ बिलीव कर रहे हैं कि जो आप सीक्वेंस दे रहे हैं ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स करता जाएगा। बट यहाँ आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर पोजीशन पे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। लेंथ आपको लेंथ बताता है। ठीक है, तो ये कंटेनर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट समटाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर हमने मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, और साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा साइज़ के हमने 10, 15, 20 की लिस्ट मेंटेन करनी है। स्क्रिप्ट यूज़ करके हम करेंगे फिर कंटेनर सब 1 कंटेनर सब 2 हमने पहले ही उसके अंदर एलिमेंट एक्सेस करना है, सेकंड थर्ड बारी बारी करना है। तो जिस तरह हम अरे के अंदर यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है, उसके ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 करते रहते हैं। इसका जिस तरह मैंने अभी दिखाया ना, डिलीट का मेथड है, इंसर्ट का मेथड है, इस तरह इसका फाइंड का मेथड है, इस तरह इसका वैल्यू गेट करने का ही मेथड है। सीक्वेंस में हमने अगर ठीक है, जाना है सीक्वेंस में अगर हमने जाना है ना तो फिर वो उसमें हम लूपिंग यूज़ कर लेंगे ना। आप लेंथ उसकी रीड कर लें और उसको 1 बाय 1 करते रहें, और फिर वो जिस सीक्वेंस से आपका वो लूप का नंबर चल रहा है वो आप दे सकते हैं उसकी पोजीशन पे। ठीक है, सिंटैक्स मतलब उसका जो है वो उसका कोई अलग से है या कि वो फंक्शन ही यूज़ करने पड़ेंगे। सिंटैक्स ये होगा, फॉर का लूप हमें पता है। ठीक है, आपको एक इनिशियल वैल्यू आपने डिफाइन कर दी कि यार यहाँ से स्टार्ट होगा। सेंटर में आप कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन आप लेंथ की लगाएंगे, एज लॉन्ग एज कि यार लेंथ से छोटा है तो वो लूप करता रहे। और जब आपने गेट करना है तो आप कौन सी पोजीशन पे गेट कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पर जो स्ट्रिंग चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है इंटीजर का, वो आप देंगे कौन पिक के अंदर। मैं आपको मेथड भी बताता हूँ। सबसे पहला वाला उसको टॉप पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमारे पास कंटेनर है, हो सकता है मल्टीपल कंटेनर्स हों, आप कंटेनर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप बताएंगे आपने कौन सी पोजीशन का डेटा उठाना है। ठीक है, मैंने सेकंड पोजीशन का उठाना है तो, और ये रिटर्न क्या करेगा, जो भी उसमें डेटा टाइप पड़ी होगी। ठीक है, और इसके लेफ़्ट साइड पे हम लोग कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं जिसके अंदर आ जाएगा। यही आप पूछ रहे थे? हाँ, यही सिंटैक्स ही पूछ रहा था कि उसमें तो हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है उसको थ्रू कर लेते हैं ना सारे वगैरह। इसी के अंदर 2 की जगह हम आई लिख कर तो लूप लगा लेंगे। बिल्कुल, इसके अंदर ये भी है कि हम बाय फोर्स भी निकाल सकते हैं पोजीशन का डेटा, लूप लगा के हम सारों को आइटरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है ये।
अच्छा, अच्छा, लेट्स यूज़ द क्लास नाउ। क्लास को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए हम लोगों का जो टेस्ट एरिया होगा वो क्या होता है, जॉब्स होती हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी यहाँ पे जब डिक्लेयर करते हैं, वेदर वो टेबल हो या ईडीटी का वेरिएबल हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं और देन उसको हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं सेलेक्ट लगा सकता हूँ, डायरेक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट क्लासेस में एक चीज़ थोड़ा सी डिफरेंट है कि क्लासेस को मैं डिक्लेयर इसी तरह करूँगा, बट ठीक है, फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल होगा। बस क्लास में एक चीज़ हमें एडिशनल करनी पड़ेगी, वो होगा हमारा न्यू, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिर डॉट, जो हमारे पास मेथड आ रहे हैं सारे के सारे, इसके वेरिएबल जहाँ पर आ रहे हैं, शो हो रहे हैं साथ क्लास डॉट वेरिएबल उसके आ रहे हैं यहाँ पर। वेरिएबल्स नहीं आएंगे, सिर्फ मेथड वगैरह आएंगे इसमें, ठीक है। पब्लिक ना हुआ तो कुछ और प्रोटेक्टेड होंगे, वो विद इन द क्लास उनका स्कोप होता है। मैंने जैसे बताया ना, पहले एक क्लास में उनका स्कोप है, ठीक है, और अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो स्कोप उसका बढ़ जाएगा, सेकंड क्लास तक चला जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कहा था कि इसको करके देख लेंगे, लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो है ना वो आपकी क्लास के अंदर ही हैं, उनको आप प्रोटेक्टेड कह सकते हैं। क्लास के वाले से एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ईजी है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सिंटैक्स, क्योंकि जो बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ होता है सिंटैक्स, वैसा ही सिंटैक्स है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। एक्सेप्शन, अब ये इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं, ये एक आपके लिए जो है ना, इसको आप एक्सप्लोर करें, ठीक है। उसमें ये हर डिफरेंट टाइप जो है वो एक डिफरेंट तरह के एरर को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हमें इंस्टेंटली पता लग सकती हैं वो है ये कि डेडलॉक, अगर हमारे पास कोई डेडलॉक है इस ट्रांजैक्शन में, ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई डेडलॉक क्रिएट हो गया, तो हम ये कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा कैचेस हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। CLR एरर है तो उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ एरर लिखना चाह रहे तो एरर लिख दें। ये सारी एक्सेप्शंस प्री डिफाइंड है या खुद भी यूज कर सकते हैं? ये प्री डिफाइंड है सारी, ठीक है। वो जनरल के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अगर आपने जनरल एक एरर शो कराना है और एरर कैच करके उसको कोई भी इंफॉर्मेशन शो करवानी है जो भी यहाँ पर आपके हिसाब से गलत हो रही है, तो वो हम यहाँ पर शो करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी हम लोग TTS की जो ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, उस वक्त जो है ना वो प्रेफर्ड है कि आप उस वक्त ये ट्राई कैच लाजमी यूज़ करें, और उसमें कैच के अंदर फिर वो ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट ज़रूर कराएं, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली बिगिन हो रही है तो वो प्रॉपर्ली क्लोज भी होनी चाहिए, वैसे इंटरप्शन उसके अंदर आ गई है तो वो
एक्सेप्शन में जाके उसको अबॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं कहता इसमें एरर जो है वो इन सबकी पेरेंट है कि मतलब हमने कोई स्पेसिफाई नहीं करना कि कौन सा एरर आए तो उसको कैच करें, कोई भी एरर आए तो हम यहाँ पर कैच करें, कोई भी एक्सेप्शन आए तो हम उसको कैच कर लें। तो यहाँ पर फिर कौन सी लिखनी है? मीन डेडलॉक अगर सिर्फ हम लिख देते हैं तो सिर्फ अगर डेडलॉक वाली एक्सेप्शन आएगी वही कैच होगी, सिर्फ वही कैच होगी। तो वो इसकी पेरेंट कौन सी क्लास होगी एक्सेप्शन की कि सारी उसके अंदर आ जाए? जेनेरिक एक्सेप्शन के कोई भी जेनेरिक एक्सेप्शन के लिए मैंने कहा ना हम एरर ही यूज़ करते हैं। एरर के अंदर सारे कैच हो जाएंगे। एरर के अंदर सारे कैच हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो रही तो हम इन्फो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बट वो ये है कि नॉर्मली तो एरर ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। डेडलॉक टाइप है या उसको CLR वगैरह है, वो वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। दोबारा देख लेते हैं इसको। ये जो OCC था, ऑप्टिमिस्टिक करेंसी एक्सेप्शंस, कॉन्करेंसी चेक, ये यही वाला जो बात आपने की है जो ट्रांजैक्शन जब हमारी शुरू हो और जब ख़त्म हो, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो सक्सेसफुली तो वो हम उधर एक्सेप्शन लगा दें कि अगर नहीं कंप्लीट हुई तो उसको वोट कर लें। हाँ, वो यही है ना कि वो प्रॉपरली उसको मैनेज जब आपने करना है वो ऑटोमेटिकली अगर वो ट्रांजैक्शन में एरर आएगा तो वो तो जाएगा, बट वो ट्रांजैक्शन अगर आपने होल्ड की भी है तो उसको आपने अबॉर्ट करेंगे तो वो रिलीज़ होगी, अदरवाइज़ वो हैंग कर जाएगी आपके प्रोसेस के साथ जब तक आपका प्रोसेस किल नहीं होता, ठीक है। तो ये तो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग प्रीवियस प्रोग्रामिंग में भी करते रहे, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन की टाइप्स हैं ये थोड़ा R&D वाला है एरिया, इसके ऊपर आप लोग देखें। थोड़ा सा फॉर्म्स को देख लेते हैं। क्लासेस के अंदर कोई और क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, क्लासेस की बात हुई है तो टेबल्स के अंदर कुछ मेथड होते हैं, लास्ट टाइम मैंने शायद आप लोगों को बताए थे। अगर हमें जॉब में से मेन का फंक्शन कॉल करना है वो भी वैसे ही होगा, वो कैसे कॉल होगा? वो भी वैसे ही होगा, वो स्टैटिक मेथड है ना? स्टैटिक मेथड है ना वो, स्टैटिक तरीके से उसको कॉल कर लेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ मतलब अमूमन पहले जो हमारा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो तो ये कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन का फंक्शन ही कॉल होता है। जब आप कोड से कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी मेथड डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो जो आपने इंस्टेंस बनाया उससे आप लोग कोई भी मेथड उसको कॉल कर सकते हैं जो पब्लिक है, जैसे ये कह रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक के लिए वही यूज़ होगा कि आप ये उसको डबल कॉलन करके उसको कॉल करना पड़ेगा। फिर ये जो क्लास के अंदर हम मेन लिख रहे हैं, जैसे ना जॉब में मैं ऑब्जेक्ट बना के कोई भी उसका फंक्शन कॉल कर रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो इस तरह ये जो क्लास में मेन लिखा है इसका मकसद भी यही है कि मतलब ये इसका सिर्फ वो मेन्यू के लिए ही इसका ये सिर्फ मेन्यू के लिए पर्टिकुलरली मेन लाजमी है, ठीक है। वो वाला इसका कॉन्सेप्ट नहीं है मेन वाला कि मेन से भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑलवेज वो मेन से होके जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया हुआ भी है तो ज़रूरी नहीं है मैं मेन कॉल करूँ। पहले तो ये होता था कि बेशक मेन स्टैटिक ही होता है, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट भी होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम उसके अंदर उसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स वगैरह, वो भी हम एक्सेस कर रहे होते हैं, जबकि स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं एक्सेस होते। मेन में आई थिंक इसका वही कॉन्सेप्ट है, करके देख लेते हैं इसको। बल्कि मेन हमने कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था ना, तो इसको ठीक है। तो आई थिंक वो वाला कॉन्सेप्ट इसका नहीं है जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग में होता है। यहाँ पे वो एज ए अगर आप कोड से इसको कॉल करना चाह रहे हैं किसी क्लास को तो एक नॉर्मल स्टैटिक मेथड ही वो रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन्यू के अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी पैरामीटर्स मेन्यू के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं वो मेन रीड करता है, ठीक है। और
उसमें आपको मेन्यू में आप जो है ना वो उसके पैरामीटर्स दे रहे होते हैं। जिस तरह ये पैरामीटर है ना, इस तरह अगर मैं इसको मेन में दे दूँगा तो ये मेरे पास मेन्यू आइटम से जो पैरामीटर आएंगे ना वो रिसीव कर सकता है और उसको मैं रीड कर सकता हूँ कि कौन सा मेन्यू है। ठीक है, वो हम लेटर ऑन जब हम फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे ना तो फिर हम देखेंगे कि मेन्यू से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें क्लास में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो कितना यूज़फुल है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। टेबल से मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के जो मेथड होते हैं, डिस्प्ले और एडिट, वो आपको बताया था मैंने। ठीक है, उसको आप ट्राई किया था आप लोगों ने? कौन से मेथड? तो इन्फो डिस्प्ले, इन्फो एरर और वार्निंग होगा तो अच्छा, टेबल के अंदर ना हमारे पास मेथड जो हमने लिखे होते हैं उनके अंदर दो मेथड ऐसे होते हैं जो कि एक डिस्प्ले के नाम से बनता है और एक जो है वो एडिट के नाम से बनता है। बेसिकली वो टेबल के अंदर जो भी हमारी फील्ड्स होती हैं वो अगर किसी फील्ड को हमने डिस्प्ले करवाना है कैलकुलेट करके, ठीक है, तो वो जो कैलकुलेशन है वो हम उस डिस्प्ले के मेथड में लिख सकते हैं और फिर उसको एसोसिएट कर सकते हैं उस फील्ड को कि यार ये इस मेथड के साथ एसोसिएटेड है। तो जब भी हमारे पास ये डेटा पॉपुलेट होगा तो ये इस मेथड के थ्रू इस फील्ड के अंदर वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, लेट्स से कोई ऐसा देख लेते हैं, सेल्स टेबल में देख लेते हैं कि कोई इसमें ये कैल्क के मेथड हैं, ये देखते हैं। नहीं, अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम लोग इससे पहले कुछ लिख नहीं रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पब्लिक होगा। ठीक है, अगर हमने रिटर्न टाइप से पहले कुछ लिखा नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ मिल नहीं रहा। डिस्प्ले मेथड, ये देखें, ये हमारे पास डिस्प्ले मेथड। ठीक है, तो ये जो लास्ट कन्फर्म है ये हमारे पास डिस्प्ले मेथड है और हम लोग कोई फील्ड देख लेते हैं जिसके ऊपर डिस्प्ले मेथड अटैच हो। चलें फॉर्म डिस्कस करते हैं, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक के फॉर्म्स के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं डिस्प्ले मेथड का पर्पस हमें पता चल गया। डिस्प्ले मेथड टू डिस्प्ले द वैल्यू
जिसमें हमने थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करनी है, ठीक है, और वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एडिट में हम लोग एडिट भी कर सकते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू कैलकुलेट होकर भी शो करवा सकते हैं। आई बिलीव कि हम लोग ज़रा गलत साइड पे देख रहे थे। ओपन न्यू विंडो, ठीक है। अब हमारे पास ये एक हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म के अंदर जो फॉर्म की हायरार्की है उसमें मेथड्स के नोड होते हैं, डेटा सोर्स होते हैं, ठीक है, पार्ट्स होते हैं, डिज़ाइन, परमिशंस वगैरह होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोड्स जो हमारे पास जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो मेथड्स होते हैं, डेटा सोर्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। परमिशंस जो हैं वो मोस्टली हमें जो है वो हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है इसके अंदर जो यूज़र सिक्योरिटी दी हुई है, ठीक है। फॉर्म लेवल पे जाके सिक्योरिटी जो है ना वो कम ही दी जाती है, ठीक है। अब मेथड्स में हमारे पास कौन से मेथड्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नहीं किया डिस्कस। अच्छा, मेथड्स जो हमारे पास फॉर्म के इमीडिएटली जो नीचे वाला नोड है इसमें हमारे पास फॉर्म लेवल के सारे मेथड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्म लेवल मींस कि इनका स्कोप जो है ना वो फॉर्म की जब फॉर्म इनिशियलाइज होगा, जब फॉर्म क्लोज होगा, ठीक है, जब फॉर्म रिफ़्रेश होगा, इस तरह की चीज़ों में इन मेथड्स का स्कोप आता है, ठीक है। और इसी तरह के एक्शन के जब फॉर्म के साथ कोई यूज़र उसको जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उस वक्त यूज़ हो रहा होता है। अब फॉर्म के अंदर जो दूसरे पार्ट हैं वो ये हैं कि फॉर्म के अंदर और टेबल्स भी हो सकते हैं, ग्रिड्स भी हो सकती हैं, उनकी फील्ड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब हम पर्टिकुलर फीड्स पे या ग्रिड्स पे हम लोग काम कर रहे होंगे या यूज़र उसको इफ़ेक्ट कर रहा होगा तो एक और लेवल भी होता है जहाँ पे हम अपनी लॉजिक लिख सकते हैं। वो है वो पर्टिकुलर जब टेबल किसी पर्टिकुलर टेबल की फील्ड वगैरह अपडेट हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ उसको डिलीट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन जो मेथड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्लास डिक्लेरेशन यहाँ पर भी होती है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही है। इनिट का मेथड हमें पता है कि इनिट का ये कॉमन नेम है। तो जब भी हमारे पास जो मोस्ट इनिशियल लेवल होता है, जब फॉर्म आप ओपन कर रहे होते हैं तो ये वाला मेथड कॉल होता है, ठीक है। बाकी ये जितने ही मेथड्स हैं इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। ये हो सकता है कि ये वाला मेथड इसके अंदर कॉल हो रहा हो, ये वाला मेथड इसके अंदर कॉल हो रहा हो, ठीक है, या ये वाले मेथड कहीं और डेटा लेवल पे कॉल हो रहे हो, ठीक है। डेटा लेवल पे जो हमारी लॉजिक होती है उसको हम देखते हैं कि वो कैसी होगी। फॉर्म्स के अंदर जितने भी हमारे पास टेबल्स हमने यूज़ करने उसका हम लोग यहाँ पे डेटा सोर्स बना के उसको ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग रिलेशन भी उसको ऐड रिलेशन में भी डिफरेंट टेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के रिलेटेड डेटा जो सेल्स टेबल का है लॉजिस्टिक्स के अंदर वो भी इसके अंदर जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंटली जिनका कोई पर्पस नहीं होता टेबल का, ठीक है, उसको सिर्फ रिलेटेड डेटा से ही उठाया जा सकता है। मीन्स कि अगर कोई एड्रेस है तो एड्रेस का इंडिविजुअली कोई पर्पस नहीं है, एड्रेस की एक आईडी है, वो जिस कस्टमर के साथ असाइन होगी फिर वो एक मीनिंगफुल डेटा बनेगा कि यार इस कस्टमर के साथ जो है ना वो साइन है या इस सेल्स ऑर्डर के साथ जो है ना ये एड्रेस उठाना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि यहाँ पर जो भी हमारे कस्टम मेथड्स हैं या कस्टम डेटा सोर्स हैं उसमें ये एक नॉर्मल आपको अनबोल्ड इसका जो है ना वो नेम नज़र आ रहा होगा। इसमें उस तरह नहीं होता जिस तरह AOT में ये हमारे पास नज़र आ रहा है बोल्ड में। तो अब ये हमारे पास डेटा लेवल है, इसके अंदर हमारे पास लॉजिक हम लोग कहाँ लिखते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसमें भी हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। ये मेथड्स हैं जो कि इस टेबल की जो ऑपरेशंस हैं, राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है ये टेबल, ठीक है, फॉर्म रिफ़्रेश हुआ, फॉर्म रिफ़्रेश होगा, ये सारे टेबल जितने भी डेटा रिफ़्रेश
हमने लिखा होगा फॉर्म लेवल के ऊपर वो सारे इफेक्ट होंगे और फिर इनके भी रिफ्रेश के अंदर से वो मेथड कॉल हो रहे होंगे, ठीक है। तो यूँ हायरार्की चलती है। जैसे सेल्स टेबल्स के अंदर भी हम मेथड्स लिख सकते हैं, टेबल्स के अंदर भी। तो ये अगर हम टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाटा सोर्स के अंदर कोई भी टेबल लेकर आएंगे तो उसके मेथड्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। वो मेथड जो है ना वो मोस्टली रिलेटेड हैं फील्ड्स के साथ, ठीक है। मोस्टली इस तरह के मेथड होते हैं कि जब आपने डेटा टेबल से रिट्रीव करना है, ठीक है, या टेबल में कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ठीक है। और इस तरह के प्राइवेट मेथड भी हम लोग, प्राइवेट मींस के हम लोग कुछ ऐसे मेथड भी लिख सकते हैं जो कि हमने जिस तरह हम लोग क्लास यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह हमने वो मेथड कॉल करना है टेबल का, तो हम लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह के 2-3 टाइप के मेथड होते हैं, बट वो हमारे पास टेबल लेवल के लिए, ठीक है। टेबल को जब हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे तो हम लोग वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वाले जो मेथड है ये फॉर्म ऑपरेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्म ऑपरेशन रिलेटेड टू दिस टेबल। ये जो मेथड्स हैं अभी यहाँ पर हो रहे हैं सेल्स टेबल के अंदर शो हो रहे हैं, हम किसी और फॉर्म के अंदर इसको लेके जाएंगे वहाँ पर ये मेथड्स नहीं होंगे। हो सकता है कि ये सारे मेथड हों, हो सकता है नहीं हो, ठीक है। बेस्ड ऑन हमारी जो नीड है। एक और फॉर्म खोल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेथड सिर्फ 3 है। एक हमारा कस्टम मेथड है, डेटा सोर्स में से जाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मेथड। तो ये हमारे पास फॉर्म के ऑपरेशंस के मेथड हैं। अब इसके अंदर भी कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। इनिट का हमें पता है कब कॉल होगा, ठीक है। एक्टिव का हमें पता है कब कॉल होगा, जब भी कोई भी इस टेबल से रिलेटेड फील्ड जो है वो एक्टिवेट होगी या उसमें हमारा फोकस जाएगा। डिलीट का कब कॉल होगा, जब हम लोग इसकी वैल्यू डिलीट कर रहे होंगे किसी फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं या हम खुद ही करेंगे इनको कॉल? ये ऑटोमेटिक होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर इनिट का मेथड नहीं बनाते तो वो एरर देगा? नहीं, एरर नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली कॉल करना है तो ढूंढेगा नहीं, हमारी जो हम इधर नहीं ढूंढेगा वो, फिर आपको जो है ना वो जो पुराने हमने लेक्चर्स पढ़े थे ना वो लेयर्स वाले, उसको थोड़ा आप याद करें। कहीं ना कहीं किसी और लेयर में कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। वो इनिट को देखेगा ज़रूर, पीछे वो से देखेगा ज़रूर। से कॉल कर लेगा। और मेथड्स के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं ना तो ये ओवरराइड मेथड्स की एक लिस्ट आ रही है। ये सारे मेथड हो भी सकते हैं, सारे मेथड नहीं भी हो सकते, बट इन द बेस कोड ये सारे मेथड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ओवरराइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड रिकॉर्ड के मेथड को मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, तो सी वो सुपर कॉल करेगा। वो आपको ये देखना है कि आपने इसके ऑपरेशन से पहले अपनी चीज़ करनी है या बाद में करनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास राइट जो है वो जब भी हम कोई डेटा राइट कर रहे होंगे, ठीक है। वैलिडेट राइट से इमीडिएटली बिफोर जो मेथड कॉल होता है वो वैलिडेट राइट का कॉल होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग कोई कस्टम फील्ड्स वगैरह ऐड कर रहे हैं इसी टेबल की और हमने वो फॉर्म पे भी शो करानी है तो हम लोग ये वैलिडेट राइट को वैलिडेट कर सकते हैं कि जो हमारी फील्ड में डेटा है वो यहाँ वैलिडेट करेंगे हम लोग, ठीक है। लीव, जब भी हम रिकॉर्ड से लीव कर रहे होंगे फोकस आउट हो रहा होगा, ठीक है। वैलिडेट डिलीट से पहले जो हमने वैलिडेशन अगर कोई करनी है किसी भी डिलीशन से पहले कोई चेक करना है, कोई रिलेटेड टेबल का हमने कुछ फोर्सफुली चेक करना है कि यार वो रिकॉर्ड वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मेथड होता है एग्जीक्यूट क्यूरी, ठीक है। जब भी हमारे पास रिफ़्रेश करें या डेटा रीलोड करना है या फिर उसको हमने सेव किया रिफ़्रेश करें फॉर्म को, तो ये एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड जो है वो बेसिकली डेटा रिट्रीव करके लाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं और ये सारे मेथड्स जो है ना वो हर टेबल के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, सबके अंदर ये अवेलेबल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर टेबल में वो मेथड्स यहाँ पर मौजूद भी हों, ठीक है। बेस्ड ऑन योर नीड के यार आपने तो आप
अपने सिनेरियो के मुताबिक जो ऑलरेडी यहाँ पर मेथड्स नज़र आ रहे हैं उनको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट में आपको काम करने से आपका सिनेरियो जो है ना वो सॉल्व हो रहा है, यहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप देखेंगे कि यार कोई ओवरराइड मेथड ऐसा, ठीक है। बहरहाल इसके जो ये सारे के सारे मेथड है ना, इन सब का कहीं भी ऑर्डर आपको नहीं मिलता, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो हमने खुद हिट एंड ट्राई करनी होती है वो ये है कि इसका सीक्वेंस हमने खुद ढूंढना होता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसको आप लोग यूज़ करें। ये हमारे पास मेथड्स हो गए। फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, जो भी सारी की सारी फील्ड जिस टेबल की जो भी टेबल हमने ऐड किया वो सारी की सारी फील्ड इसमें हमारे पास शो होंगी। अब हमने जो भी फील्ड हमने फॉर्म पे शो करानी है वो हम लोग लेटर ऑन हम देखते हैं कि हम कैसे ऐड करवाते हैं। जितनी भी यहाँ फील्ड्स आ रही हैं डजंट मीन कि ये सारी की सारी फॉर्म के ऊपर शो होंगी। सही, जो आपने चेक किया कि जो वैलिडेट राइट है वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है राइट से, ये आपको कैसे पता चला था? पहले कि क्या डिबग से पता चलता है? नहीं, अच्छा चलें ठीक है, टाइम जो है ना हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलें।